हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन जानेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग जानेंगे, कहता है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं तो इस परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया रासायनिक अभिक्रिया का एक सिंपल सा डिफिनेशन। ठीक है, कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होकर, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। रासायनिक परिवर्तन होकर जब एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनता है, ठीक है, तब हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया का एक सिंपल सा परिभाषा हो गया। ठीक है, अब चलते हैं इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर, ठीक है, यानी Mg एक मैग्नीशियम धातु है, इसको हम जला रहे हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा ये। ठीक है, तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, उसके बाद इसको हम बैलेंस कर देते हैं, सीखेंगे कैसे बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मैग्नीशियम को जब हम जला रहे हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके नया पदार्थ क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, MgO बनाते हैं। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य संकेत है। इससे हम लोग यहाँ पे पता करते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग। अब देखिए, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो क्या क्या उसमें परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, अभिक्रिया होने पर निम्न परिवर्तन हो सकते हैं। पहला क्या होता है कि रंग में परिवर्तन। ठीक है, अगर कोई पदार्थ अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया के बाद जो है ना, उसके रंग में परिवर्तन आपको दिखेगा। ठीक है, उसके बाद तापमान में भी परिवर्तन दिखेगा कि उसका टेम्परेचर पहले कुछ था, अभिक्रिया करने के बाद उसका टेम्परेचर बदल गया है। ठीक है, और गैस का निकलना, कुछ अभिक्रिया के बाद क्या होता है, गैस भी निकलता है। ठीक है, तो ये सब लक्षण आपको दिखेगा, परिवर्तन आपको दिखेगा। ठीक है, अभिक्रिया होने के बाद। ठीक है, और अवक्षेप का बनना, मतलब अवक्षेप कुछ शेष पदार्थ भी बनता है जिसका कोई काम नहीं होता है, उसी को बोलते हैं अवक्षेप का बनना। ठीक है, और अवस्था में परिवर्तन, मतलब अगर पहले लिक्विड रहेगा तो बाद में गैस बन जाएगा। ठीक है, मतलब उसकी अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। ये सब विभिन्न पॉइंट है जो कि एक अभिक्रिया होने पर परिवर्तन ये सब हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखें कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, उसके बाद अब पढ़ेंगे हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में। ठीक है, रासायनिक समीकरण देखिए क्या होता है। कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को, मतलब कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक संकेतों, सूत्रों और प्रतीकों की सहायता से संक्षेप में लिखने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जब हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके रासायनिक सूत्रों के द्वारा सूचित कर देते हैं, संक्षेप में लिख देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ
उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि जैसे शब्द में क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल का निर्माण करता है, ठीक है? तो ये हो गया मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुआ, ठीक है? अब इसी चीज़ को जब हम उसके रासायनिक सूत्रों के द्वारा जब सूचित कर देते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हम लोग H2 के रूप में लिखते हैं, हाइड्रोजन होता है। प्लस में ऑक्सीजन को हम लोग O2 के रूप में लिखते हैं, ठीक है? जब इसी को हम और जल को H2 के रूप में लिख देते हैं, तो यही हो गया क्या? एक रासायनिक समीकरण हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या किए थे कि जो भी अभिक्रिया में भाग ले रहा है, ठीक है? तो उस सभी को हम लोग रासायनिक उसके सूत्र के द्वारा लिख दिए हैं, ठीक है? तो जब हम रासायनिक अभिक्रिया को उसके रासायनिक सूत्रों और प्रतीकों के द्वारा एक शॉर्ट फॉर्म में संक्षिप्त में लिख देते हैं, तो वही बन जाता है रासायनिक समीकरण बन जाता है, ठीक है? तो यहाँ तक हम लोग पूरा डिटेल्स में समझ गए, ठीक है? अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म की तरफ, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए अभिकारक और उत्पाद है, तो हम लोग समझेंगे कि अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, ठीक है? अब कह रहा है कि किसी रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया करने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। मतलब यदि कोई पदार्थ है वो अभिक्रिया कर रहा है, जैसे मान लीजिए ए और बी मिलके एक सी बना रहा है, तो ये दोनों पदार्थ क्या कर रहा है? अभिक्रिया कर रहा है, तो यही क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा, अभिकारक, ठीक है? मतलब किसी रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है? तथा अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहलाते हैं, ठीक है? तो इसमें देखिए ए और बी अभिक्रिया करके सी बनाया, तो ये सी क्या कहलाया? उत्पाद कहलाएगा, उत्पाद, ठीक है? मतलब कि अभिक्रिया के बाद बनने वाले नए पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद। और जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है? जो अभिक्रिया करते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको अभिकारक कहा जाता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण के माध्यम से यहाँ पे जिंक धातु जो है वह सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ठीक है? यहाँ पे Zn प्लस H2SO4 ये दोनों क्या है? ये दोनों जो है ना अभिकारक है। ये दोनों क्या है? अभिकारक है, ठीक है? और बन क्या रहा है? ZnSO4 जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस जो बनता है, ये दोनों क्या है? ये दोनों जो है ये क्या है? उत्पाद है। क्या है? उत्पाद है, ठीक है? तो यहाँ पे ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया करा रहा है ना, एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कर रहा है, और ये दोनों पदार्थ नया पदार्थ बन रहा है, तो जो बन रहा है उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद। और जो अभिक्रिया करता है उसको क्या बोलते हैं? अभिकारक कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग उदाहरण के माध्यम से भी देख लिए। यहाँ पे Zn और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? अभिकारक है, और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन ये क्या है? उत्पाद है, ठीक है? यहाँ पे देखिए ट्रिक क्या कह रहा है? कह रहा है कि तीर के बाएं तरफ, ये जो तीर है, ये तीर जो है इसके बाएं तरफ यानी ये क्या हो गया? ये अभिकारक कहलाएगा, ठीक है? यानी तीर के बाएं तरफ अभिकारक कहलाएगा, और तीर के दाएं तरफ ये जो तीर है इसके बाएं तरफ ये क्या कहलाएगा? अभिकारक, अभिकारक कहलाएगा, ठीक है? और तीर के दाएं तरफ यानी ये वाला भाग क्या कहलाएगा? उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहलाएगा,
उत्पाद। चलिए ये सब तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। पहले हम लोग संतुलित को समझते हैं, संतुलित क्या होता है, ठीक है। देखिए, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक यानी बाएं वाला भाग जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसी को अभिकारक अभी जाने, तथा उत्पाद दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या कह रहा है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यदि समान है तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है ना रासायनिक समीकरण कैसा है, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए H2 प्लस O2 मिल के क्या बनाता है, जल बनाता है, H2O बनाता है। यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है, अभिकारक है, अभिकारक है ना, ये दोनों क्या है, अभिकारक। इसमें देखिए और ये क्या बन गया है, उत्पाद, उत्पाद है। इसमें देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन की संख्या भी 2 है। लेकिन उत्पाद में देखिए हाइड्रोजन की संख्या 2 तो है लेकिन ऑक्सीजन की संख्या 1 है। क्या दोनों तरफ ऑक्सीजन की संख्या बराबर है, नहीं है। तो ये क्या हो गया, असंतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। तो संतुलित में क्या हो जाएगा, दोनों तरफ हमको बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो इधर तो हो गया, ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गया, लेकिन इधर क्या हो गया, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गया। तो हमको यहाँ पर भी फिर 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या हो गया, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ क्या है, समान हो गया। तब हम लोग कहेंगे कि ये जो समीकरण बना है ये क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण है। यही लैंग्वेज में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक यानी ये वाला भाग अभिकारक और उत्पाद दोनों और प्रत्येक तत्व के यानी प्रत्येक तत्व के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब जितने भी तत्व होगा प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या समान होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अब समझ गए हैं। अब देखते हैं उदाहरण में यहाँ पे क्या कहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें देखिए हाइड्रोजन 2 गो है, ऑक्सीजन 2 गो है, इधर खाली हाइड्रोजन 2 गो है, ऑक्सीजन 2 गो नहीं है। इसीलिए ये क्या हो गया, असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित। ये क्या हो गया, असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब देखिए इसी को जब हम दोनों तरफ लिखे थे 2H2 प्लस O2 बन गया कौन सी 2H2O। इस तरह से जब लिखेंगे दोनों तरफ क्या है, देखिए प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, ठीक है। तो ये सब हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 4 है, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 2 है। इसीलिए यहाँ पे ये क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। उसी को यहाँ पे भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण नियम ये है, कह रहा है कि समीकरण को संतुलित करते समय समीकरण को संतुलित करते समय सूत्र के नीचे लिखे छोटे अंक को नहीं बदलते हैं। मतलब अगर H2O है
ठीक है। तो ये तो जल का एक सूत्र होता है, ठीक है। इसको हम चेंज नहीं कर सकते ना, इसमें मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं 2 से, लेकिन ये जो 2 लिखा हुआ है इसको हम अब अपने मन से नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए H2O है, H2O है, को बदल कर हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं H2O2, तब ये दूसरा चीज बन जाएगा, ठीक है। इसका सूत्र ही मतलब चेंज हो जाएगा, तो ऐसा हमको नहीं करना है, ठीक है। अगर हमको इसमें इसकी संख्या जैसे ऑक्सीजन की संख्या को बढ़ाना है तो हम लोग क्या करेंगे, H2O में यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ना कि यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसको गलत कर दिए हैं। देखिए सही तरीका क्या है, मतलब सही तरीका ये है कि अगर इसमें ऑक्सीजन की संख्या को बढ़ाना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ना कि इसके सूत्र में चेंजेस करेंगे। चलिए यहाँ तक तो हो गया, ये सब थोड़ा नोट बात को हम लोग ध्यान में रख सकते हैं ना, ये सब बात को। चलिए अब चलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण, इसमें क्या होता है, कहता है असंतुलित रासायनिक समीकरण कह रहा है कि जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद की और किसी तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण, मतलब इसमें क्या होता है कि अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए यही वाला एग्जांपल है, H2 + O2 मिलके बनता है H2O। यहाँ पे देखिए क्या ये संतुलित है, नहीं, इधर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 है, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 2 है, लेकिन इधर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितना है, 2 है, लेकिन ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 1 है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अभिकारक में परमाणुओं की संख्या अलग है और प्रतिफल में परमाणुओं की संख्या क्या है, अलग है। तो ये ऐसे समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है ना अभिक्रिया, जो रासायनिक अभिक्रिया होता है इसके विभिन्न प्रकार को हम लोग 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे, ठीक है। जानेंगे कि बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसको हम लोग 1 बाय 1 करके कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि बाएं तरफ 2 गो है और दाएं तरफ एगो परमाणु है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब चलते हैं अभिक्रिया के प्रकार पर। देखिए बहुत ही मुख्य अभिक्रिया होती है, ठीक है, कुछ मुख्य अभिक्रियाएं होती है जिसको हम लोग 1 बाय 1 करके जानेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। पहला क्या पढ़ेंगे, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया अब क्या होता है देखते हैं यहाँ पे परिभाषा। देखिए आप कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। मतलब कह रहा है कि देखिए इसका सामान्य रूप क्या आता है कि ऐसे होगा जैसे ए और बी मिलके सिर्फ और सिर्फ एक गो पदार्थ बनाएगा, ठीक है। मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलके जब एक गो पदार्थ बनाता है तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। इसमें देख रहे हैं तो वही यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। अभिकारकों की संख्या अधिक हो सकता है लेकिन उत्पादों की संख्या संयोजन अभिक्रिया में एक गो होता है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। कि मतलब जब अभिकारकों की संख्या बहुत है लेकिन उत्पाद जो बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक बनेगा, तब हम लोग कह सकते हैं कि ये कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। इसका सामान्य रूप यही है, इसका सामान्य रूप यही होता है कि A + B
मिलकर ए बी बनाएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक उत्पाद एक बनाएगा, एक उत्पाद। अभिकारकों की संख्या क्या हो सकता है? अधिक हो सकता है। अभिकारकों की संख्या क्या हो सकता है? ये सब अभिकारक है, इसकी संख्या अधिक हो सकता है, लेकिन उत्पाद हमेशा क्या बनाएगा? एक के को बनाएगा। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। चलिए, ये सब तो समझ लिए। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO, यह जो है जल में इसको घोलेंगे, जल से अभिक्रिया करेगा, ठीक है। तो ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, CaOH बनाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब जब धातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बन रहा है ना। तो और इसका देखिए एक बात ये है, चूंकि धातु के ऑक्साइड अभिक्रिया कर रहा है जल से, तो यहाँ पे बनेगा, जो भी बनेगा इसका गुण जो होगा वो कैसा होगा? क्षारीय होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति। इसी को हम लोग कहीं कहीं भास्मिक बोलते हैं, भास्मिक प्रकृति का, भास्मिक होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, दो गो पदार्थ मिलके एगो पदार्थ बन रहा है ना, तो ऐसे अभिक्रिया को, यहाँ पे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। मतलब दो गो पदार्थ मिलके एगो नया पदार्थ बना रहा है। जब एगो पदार्थ बनता है तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे चलिए, ये सब तो हो गया। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए वही बात लिखा हुआ है कि दो गो अभिकारक है, एगो उत्पाद बना रहा है, इसीलिए यह क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया हो गया, ठीक है। उदाहरण, एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनाता है? CO2 बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या है? दो गो अभिकारक है, एगो प्रतिफल है। और एक उदाहरण लीजिए, यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर यह एगो पदार्थ बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको हम लोग संतुलित कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सब क्या है? संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल है कि दो गो पदार्थ मिलके जब एगो बनाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। चलिए, अब पढ़ते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है इसको जानेंगे, ठीक है। परिभाषा देखिए क्या कह रहा है कि जब एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये अभिक्रिया क्या होता है? बिल्कुल संयोजन अभिक्रिया का उल्टा होता है। उसमें क्या होता था कि ए और बी मिलके एक नया पदार्थ ए बी बनता है या सी बनता है, ठीक है। मतलब एक के को बनता है। इसमें क्या होता है कि एगो पहले से पदार्थ है कि कोनो कारक की उपस्थिति में टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब एक यौगिक, इसमें एगो यौगिक है, देख रहे हैं ना, एगो यौगिक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे यानी सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एक पदार्थ टूटेगा और दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिक बनाएगा, ठीक है। तो ऐसे
सरल पदार्थ में टूटेगा, दो गो सरल पदार्थ में, दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में टूटेगा, ठीक है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, इसको हम लोग तब क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। इसका देखिए सामान्य रूप जो होता है, इसका सामान्य रूप क्या होता है, बस यही होता है, ए बी है, एक यौगिक है जो टूटेगा और ए प्लस बी में टूटेगा, मतलब दो गो में टूटेगा, ठीक है। जैसे देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, इसका बहुत ही फेवरेट एग्जाम्पल यही है, इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एग्जाम्पल है कि CaCO3 टूटता है, ठीक है, तो बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस बनाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए CaCO3, इसी को क्या बोलते हैं, संगमरमर, संग, इसको क्या बोलते हैं, संगमरमर, ठीक है। तो ये एक पदार्थ है, अब ये टूटेगा तो दो गो नया पदार्थ बना देगा, ठीक है। तो ये सब किस रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल है, तो डायरेक्ट पूछता है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक यौगिक जो है टूट कर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे देखिए एक यौगिक दो पदार्थ में टूट रहा है ना, एक वो यौगिक था CaCO3 और यस कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है, इसीलिए यह वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके प्रकार, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया जो होता है, इसके प्रकार क्या होता है, कहता है कि वियोजन अभिक्रिया मुख्यतः ऊर्जा के स्रोत के आधार पे तीन प्रकार होते हैं, मतलब ऊर्जा के स्रोत के आधार पे जो है ना, वियोजन अभिक्रिया को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है, तीन वर्गों में। पहला होता है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, तो इसका परिभाषा देखते हैं, कह रहा है कि जब किसी यौगिक का वियोजन ऊष्मा देने पर होता है तो उसे उसमें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसमें भी वही एग्जांपल लिया है, देखिए वास्तव में CaCO3 जो होता है, इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है, इस तरह से गर्म करेंगे तो ये कौन सी में टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड में टूटता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमको मुक्त कर देता है। तो इसको उष्मा हम लोग जब इसमें हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तब ये जाके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में यह अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उष्मा के कारण इसको अलग किए हैं, तो इसीलिए ये क्या हो गया, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। जब किसी यौगिक का वियोजन उष्मा देने पर होता है तो उसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल तो हो गया, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यहाँ पे देखिए डेल्टा, जो इसको बोलते हैं डेल्टा, ठीक है, यह उष्मा का संकेत है, यहाँ पे उस डेल्टा क्या है, उष्मा का संकेत है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा अभिक्रिया, इसका दूसरा प्रकार की तरफ, ठीक है। दूसरा है विद्युत वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, बस इसका परिभाषा भी वही हो जाएगा कि जब किसी यौगिक का वियोजन विद्युत ऊर्जा की सहायता से होता है तो उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसमें क्या था, उष्मा वियोजन अभिक्रिया में उष्मा मेन कारण था, उष्मा उष्मा ऊर्जा था, यहाँ पे विद्युत ऊर्जा है ना, क्योंकि विद्युत के कारण, विद्युत ऊर्जा के कारण यहाँ पे यौगिक का वियोजन हो रहा है, ठीक है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे देखिए जल का विद्युत अपघटन करने पर, ठीक है, जैसे जल जो होता है ना, जल का विद्युत अपघटन करेंगे, इसमें अगर विद्युत धारा छोड़ेंगे जल में तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है ना विद्युत वियोजन विद्युत अपघटन का जो है, ये क्या है,
विद्युत वियोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। विद्युत अपघटन मतलब जल का जब हम विद्युत अपघटन करेंगे, जैसे मान लीजिए कि इस तरह कंटेनर में जल ले लेंगे, ठीक है। इसमें मान लीजिए पानी है, इसमें ऐसे करंट डालेंगे, ठीक है। इसमें ऐसे करंट डालेंगे, इस तरह से इसमें करंट डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन आयन अलग हो जाएगा, इस तरह से। तो ये हो गया क्या, मतलब विद्युत ऊर्जा के कारण ये सब पॉसिबल होता है ना, इसीलिए यहाँ पे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहता है कि जब किसी यौगिक का वियोजन विद्युत ऊर्जा की सहायता से होता है तो उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए ये सब तो हो गया, और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा की सहायता से जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है ना, मतलब जब विद्युत ऊर्जा के कारण ही यहाँ पे क्या होता है, जल जो होता है हाइड मतलब H2O जो होता है वह हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन में टूट जाता है, ऑक्सीजन में टूट जाता है, इस तरह से। अब चलते हैं तीसरा, तीसरा क्या कह रहा है, देखिए तीसरा यहाँ पे कह रहा है, तीसरा कह रहा है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, देखिए परिभाषा कर रहा है कि जब किसी यौगिक का वियोजन प्रकाश की उपस्थिति में होता है, जब किसी यौगिक का वियोजन प्रकाश के कारण होता है, यानी प्रकाश की उपस्थिति के कारण होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। देखिए इसका एक शानदार उदाहरण है कि सूर्य प्रकाश, ठीक है, इसमें सूर्य प्रकाश की उपस्थिति होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल कह रहा है कि Ag सिल्वर क्लोराइड जो है, ये सूर्य प्रकाश में जो है, सनलाइट में जो है अभिक्रिया करता है, तो ये अलग अलग हो जाता है, ठीक है। सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है, ठीक है। इस तरह से वियोजन हो जाता है इसका, किसके उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश में जो है टूट के दो अलग अलग यौगिक में तत्व में परमाणु में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। तो जब किसी यौगिक का वियोजन सूर्य प्रकाश की यानी प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में टूटकर सिल्वर और क्लोरीन में क्लोरीन बनाता है, ठीक है। एक और देखिए एग्जांपल है AgBr ना, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है, ये भी सनलाइट की उपस्थिति में, सनलाइट के उपस्थिति में जो है वह सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है, सिल्वर और ब्रोमीन में, सिल्वर और ब्रोमीड में टूट जाता है, इस तरह से, ठीक है। तो यह भी किसका है, यह भी जो है प्रकाश की उपस्थिति के कारण होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। चलिए ये सब तो हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब चलते हैं तीसरा नंबर, तीसरा में हम लोग पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया ना। अब विस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा क्या कहता है, कह रहा है कि जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित अर्थात बाहर कर देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया है यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। देखिए ये अभिक्रिया इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें क्या होता है कि एक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को धक्का मार के उसके विलयने से निकाल देता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, मतलब विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है। जैसे यहाँ पे देखिए इसका सामान्य रूप है, जैसे A+BC एक यौगिक है, ठीक है। इसमें जो है ये क्रियाशील तत्व है, ये क्या है, क्रियाशील तत्व है। तो इसको जो है ना, यह
ई वाला बी तत्व को निकाल देता है, बी तत्व को क्या कर देगा, निकाल देगा, और यह इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, मतलब कम क्रियाशील वाला तत्व को बाहर कर देता है इस तरह से, और ए सी अपने साथ इसको ले लेगा। ठीक है, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जिसे यहाँ पे इसका सामान्य रूप लिखा हुआ है। ठीक है, उदाहरण से अब समझते हैं। उदाहरण से यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है एग्जाम्पल में, जैसे जिंक है, Zn, जिंक धातु जो है वह CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में जब इसको डालते हैं, जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में जब डालते हैं, तो यह अभिक्रिया कर लेता है ना, यह कॉपर से क्या कर लेता है, कॉपर सल्फेट से जो है जब अभिक्रिया करेगा तो कॉपर को ही विस्थापित कर देगा। ठीक है, और जिंक SO4 के साथ क्या कर लेगा, अभिक्रिया कर लेगा, तो ये हो जाएगा ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस Cu, यानी कॉपर धातु को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है उसके विलयन से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वही लिखा हुआ है कि जिंक जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में जब डालते हैं तो यह जिंक सल्फेट प्लस कॉपर धातु अलग हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जिंक क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, क्या है, अधिक क्रियाशील धातु है, इसीलिए जिंक जो है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देता है। तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट अभिक्रिया को समझते हैं। इसमें कह रहा है कि द्विद्वी विस्थापन अभिक्रिया। अब इसको समझते हैं, द्विद्वी विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। कह रहा है कि जब दो यौगिकों की अभिक्रिया में, जब दो यौगिकों की अभिक्रिया में उसके आयन या परमाणु समूह आपस में स्थान बदलते हैं और दो नए यौगिक बनते हैं, तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, तो उसे द्विद्वी विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि दो यौगिक जो है अपने आयन का अदला बदली कर लेता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोडियम धातु जो है वह क्लोरीन से अभिक्रिया कर लेगा, और यह बेरियम धातु जो है, बेरियम धातु Ba जो है यह SO4 के साथ अभिक्रिया कर लेगा। यहाँ पे देखिए ये जो है, ये बेरियम धातु देखिए सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लेगा, तो BaSO4 बना लेगा। उसके बाद सोडियम धातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर लेगा, तो NaCl बना लिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोरीन के साथ संबंध बनाया, और बेरियम जो है वह SO4 के साथ संबंध बना लिया, तो यह अपने आयनों का अदला बदली कर लेता है। ठीक है, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, द्विद्वी विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अर्थात दोनों अपना साथी बदल लिया ना, इस अभिक्रिया में दोनों अपना साथी बदल लेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया को देखिए परिभाषा कहता है कि जब दो जलीय विलयनों की अभिक्रिया से कोई अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब दो जलीय विलयन अभिक्रिया करता है तो एगो अघुलनशील ठोस पदार्थ विलयन में नीचे पेंदी पर बैठ जाता है, तो इसी अघुलनशील ठोस के कारण इसका नाम पड़ा है अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, यह विलयन में पेंदी पर बैठ जाता है। ठीक है, बर्तन की पेंदी पे बैठ जाता है, अघुलनशील ठोस पदार्थ अवक्षेप के रूप में बैठ जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे देखिए दो गो विलयन आपस में रिएक्शन कर रहा है,
Na2SO4, उसके बाद BaCl2 अभिक्रिया कर रहा है, 2 विलयन है। तो ये क्या कर रहा है, अवक्षेप पदार्थ BaSO4 जो है यह अघुलनशील पदार्थ जो है वो पेंदी पर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए BaSO4 सफेद रंग का अघुलनशील पदार्थ बनता है, ठीक है। यही है अब अवक्षेप पदार्थ जो कि अघुलनशील है, इसीलिए इस ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। अब चलते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बात, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक चीज है कि अवक्षेपण अभिक्रिया जो होता है वह द्विध्रुव विस्थापन भी अभिक्रिया होता है। ये चीज हम लोग नोट में कर लेते हैं इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, कहता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देखिए क्या कह रहा है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया परिभाषा कहता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा बाहर निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा बाहर निकलती है उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उदाहरण के माध्यम से अब इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है, CO2 गैस बनता है, प्लस में कुछ ऊष्मा भी बनता है, कुछ ऊष्मा भी बनता है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, कुछ ऊष्मा भी निकलता है, ऊष्मा भी निकलता है। तो इसीलिए ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। एक और एग्जांपल यहाँ पे, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जो है वह जल के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। प्लस में कुछ ऊष्मा भी निकलता है, प्लस में कुछ एनर्जी भी हमको मिलता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी का एक। और देखिए दैनिक जीवन में जैसे ईंधन का जलना, ईंधन जब जलता है तो कुछ ऊष्मा भी निकलता है, ठीक है। तो ईंधन का जलना ये सब क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब चलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक। इसका उल्टा होता है, इसमें क्या होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में परिभाषा देखिए कह रहा है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित की जाती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होगा कि अभिक्रिया कराने के लिए ही ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, मतलब इसमें अलग से ऊष्मा चाहिए, ठीक है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित की जाती है, जैसे यहाँ पे देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं, हीट देते हैं, तब ये जाके टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, अलग से ऊष्मा लग रहा है। तो जिस अभिक्रिया में अलग से ऊष्मा दिया जाता है ऐसे अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ना, परिभाषा भी वही कहता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा की ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित की जाती है, मतलब अलग से इसमें दिया जाएगा, शोषित की जाती है, उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए CaCO3 को तोड़ने के लिए ऊष्मा दी जा रही है ना, इसमें अलग से ऊष्मा दिया जाता है ये वाला अभिक्रिया में, ठीक है। लेकिन ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, अभिक्रिया के बाद उसी से ऊष्मा बाहर निकलती है, इसमें अलग से दिया जाता है, ठीक है। उसका उल्टा होता है इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया को देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है कि ऑक्सीकरण, जिसका नाम है उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया को जानते हैं। देखिए इसका डिफिनेशन कहता है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है। मतलब किसी वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है मतलब जुड़ता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है मतलब हटता है, उसको क्या बोलेंगे,
ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। जैसे देखिए यहाँ पे कॉपर धातु जो है वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। इसको संतुलित कर देते हैं इस तरह से। यहाँ पे देखिए कॉपर धातु में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है। जैसे कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रही है इसीलिए कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है, हम लोग कह सकते हैं इस तरह से कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, उसका उल्टा होता है, अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। याद रखिएगा, अवकरण या अपचयन अभिक्रिया कह रहा है कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया, ठीक है। दोनों नाम याद रखिएगा। अवकरण को ही क्या कहा जाता है? अपचयन, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना उसका उल्टा होता है ना, ऑक्सीकरण की ये उल्टा होता है। यहाँ पे देखिए जैसे कि Cu कॉपर ऑक्साइड जो है वह हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर प्लस जल बनता है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? वियोग हो रहा है, कॉपर अलग हो गया ना। और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है। इसमें हाइड्रोजन क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना, वियोग होना क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया। नहीं, यहाँ पे अवकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रही है इसीलिए कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। उदाहरण में हम लोग देख लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, जो कि लास्ट टॉपिक है ना इस चैप्टर का। देखिए परिभाषा क्या कह रहा है, कहता है जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और या तो हम लोग अवकरण बोल सकते हैं, अवकरण, ठीक है, या अपचयन, ठीक है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होते हैं, मतलब साथ साथ होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए CuO कॉपर ऑक्साइड जल के हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके कॉपर प्लस जल बनाता है। तो यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है? कॉपर अलग हो रहा है ना, यानी ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? यहाँ पे वियोग हो रहा है, ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है। और यहाँ पे देखिए प्लस में हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन इसमें जुड़ रहा है। यानी कॉपर ऑक्साइड से कॉपर निकल रहा है, कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है? कॉपर अलग हो रहा है, यानी ऑक्सीजन इससे क्या हो जा रहा है? हट रहा है। यानी ये हटने वाला ऑक्सीजन का वियोग होना क्या कहलाता है? अवकरण, अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखिए अपचयन हो रहा है ना, अपचयन, या इसी को क्या नाम देते हैं? और अवकरण, ठीक है। ऑक्सीजन का हटना अवकरण या अपचयन कहलाता है। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन यहाँ पे अलग था, इधर आके क्या हो गया? इसमें ऑक्सीजन क्या हो गया? जुड़ गया, तो ये हो गया H2O, यानी ऑक्सीजन इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जो है इसमें जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, या इसी को बोला जाता है उपचयन, उपचयन, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग यही समझे
कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ-साथ होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया है, मतलब दोनों क्रियाएँ एक साथ हो रही है, ठीक है? अर्थात रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन क्या बना देता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। वो अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ-साथ होता है उसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।